गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज रमेश दुबे, एजुकेशन कैरियर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनपीओ के बारे में। जैसे कि आपके स्कूल्स में अभी छुट्टियां चल रही हैं बेसिकली लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी अकाउंट्स में कैसे क्या करेंगे सर, सिलेबस कैसे होगा। तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, अकाउंट्स में आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई कैन डू ऑल द थिंग्स इन ऑन basically I can make all videos, I can send share or I can send to your personal WhatsApp number. If you don't take as a personal, आप लोग सिर्फ एक ही चीज करें, इन वीडियोस को देखते जाए और करते जाए। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले एजुकेशन कैरियर इंस्टीट्यूट आप लोगों को पता होगा सिलिकॉन सिटी के अंदर है। कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, तो आप प्लीज काइंडली एक बार नंबर सेव कर लें। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू सेशन 2020-2021 के बारे में। अगर आप देखें तो इस साल में सिलेबस के अंदर कुछ चीजें मैं बता दूं, ऑलरेडी आपके अंदर सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस हो चुके हैं। तो आप लोग प्लीज कैरिकुलम जो सीबीएसई की साइट है cbse.nic.in पे जाके आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लें सेशन का कैरिकुलम 2020-2021 का। सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है तो प्लीज उसको देख लें एक बार। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें चैप्टर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट के बारे में, यूनिट फर्स्ट क्या है आप लोग की, तो यूनिट फर्स्ट जो है आपकी वो है सीधे सीधे 12th में एनपीओ। एनपीओ क्या है? बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या काम आएगा आपके, क्या कैसे वर्कआउट करता है, इसके अकाउंटिंग फंडामेंटल्स क्या है, ये सारी हम चीज देखने वाले हैं। तो एनपीओ के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है हम देखते हैं आज। चलिए सबसे पहले 10 नंबर का चैप्टर है, 10 मार्क्स का आएगा। इसमें से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आते हैं शॉर्ट में, इसको देखते हैं। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए करना जरूरी है क्योंकि थ्योरी में से एक क्वेश्चन आपका इस साल एमसीक्यू का आता है, तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। ये हम आगे देखते हैं क्या क्या चीज है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये टोटल 6 नंबर तक का क्वेश्चन बनाते हैं। उसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं? 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन हो, या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन एक होगा, एक 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, या फिर लास्ट ईयर जैसे 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था और 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन थे लास्ट ईयर पेपर में, ये तीनों चीज देखते हैं हम लोग। इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन, ये चैप्टर में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नौ, सबसे पहले 3 से 4 नंबर में जो क्वेश्चन बनता है वो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि आपने देखा होगा जिम का सब्सक्रिप्शन लेते हो, मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, या फिर कोई सोसाइटल सब्सक्रिप्शन लेते हो आप लोग। फिर हम दूसरी चीज बात करेंगे यहाँ पे कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में देखेंगे हम लोग। एक्सपेंसेस जो होते हैं कंज्यूमेबल्स, जैसे कि स्टेशनरी, जैसे कि मेडिसिन और अदर कंज्यूमेबल आइटम्स। तो ये सारे जो कंज्यूमेबल आइटम्स होंगे ये हम 3 से 4 नंबर में एक क्वेश्चन बनाते हैं। इस पे वर्किंग आता है, इसमें 2-3 अकाउंट बनाने को आते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने को आता है, सब्सक्रिप्शन का भी और कंज्यूमेबल का भी। तो ये बेसिकली हमको दोनों क्वेश्चन जो बनते हैं या तो और में आते हैं 3 नंबर में या 4 नंबर में। इज इट क्लियर? देन वी आर टॉकिंग अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके से फंड आते हैं। वो 2 तरीके से फंड कौन कौन से होते हैं सबसे पहले हम समझते हैं। 2 तरीके से, जैसे कि सबसे पहला एक होता है स्पेसिफिक फंड। जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल बनाना है तो कैंसर हॉस्पिटल के लिए डोनेशन आया तो सीधे सीधे वो स्पेसिफिक फंड है, आगे बात है। बट अगर हमको सिर्फ डोनेशन मिला है, क्या मिला है? डोनेशन, तो ये हमारा जनरल डोनेशन है। क्या है हमारा? जनरल डोनेशन। तो ये हमारा, इसका एक ट्रीटमेंट अलग है और इसका एक ट्रीटमेंट अलग है। स्पेसिफिक फंड अलग चीज है और जनरल डोनेशन एक अलग चीज है। तो इन दोनों के ट्रीटमेंट क्या होंगे ये हम दोनों अलग अलग देखेंगे, कैसे किए जाते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसा है, इसका भी हम स्पेसिफिक वे में देखेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इंपॉर्टेंट है। सारे कैश रिसिप्ट्स और सारे कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट हमको देखने हैं। सारी जो कैश में होते हैं हमारे, सिर्फ कैश बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे नहीं। जो चीज कैश में हमें मिली है वो रिसिप्ट्स है और जो कैश में हमने दी है वो पेमेंट है, और ये सिर्फ कैश बेसिस पे देखेंगे। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आपका समरी होता है। किसका समरी होता है? कैश बुक का। ये होल ईयर का कैश बुक का समरी होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन जो बनता है वो 6 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बैलेंस शीट को मिला के दोनों क्वेश्चन बनते हैं आपके, दोनों चीजें इंक्लूड होकर आता है आपका बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर 6 मार्क्स में। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा फंडामेंटल हमको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो आपको क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन में 4 नंबर क्वेश्चन 100% श्योर, डैम श्योर, लास्ट ईयर भी आया, इस साल भी आएगा। कंज्यूमेबल में से और फंड बेस्ड अकाउंट में से हो सकता है और में क्वेश्चन मिल जाए आपको। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर डैम श्योर 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा आपका, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होता क्या है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं डिटेल में आपको बोलूं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो है कि जहां पे आपको प्रॉफिट का मोटो नहीं होता, आपका सोशल बेनिफिट या सोसाइटी को वेलफेयर आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, और आप सिर्फ सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, जहां पे हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सिर्फ हम ऐसे फंड्स रिसीव करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे, बट उससे आपको प्रॉफिट का कोई या आपका घर चलाने का कोई एक पर्सनल मोटो नहीं होता। इट्स जस्ट फॉर ए सोसाइटल बेनिफिट। अब इसको एक बार डेफिनेशन थ्योरी पढ़ लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन refers to the organization that are for used welfare of the society and are set up charitable institution which functions without any profit motive, जिसका function profit motive नहीं है। Their main aim is to provide service to the specific group of public at large, जिसका main aim होता है public को benefit पहुंचाने का। नॉर्मली दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल्स। इसमें ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है ना कि प्रोडक्शन कोई होता नहीं है, कोई गुड्स परचेज नहीं किए जाते और गुड्स को बेचा नहीं जाता जिसमें प्रॉफिट का कंसर्न आ जाए। किसका कंसर्न आ जाए? प्रॉफिट का कंसर्न आ जाए। प्रॉफिट का कोई कंसर्न नहीं होता, सिर्फ ये आपका एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसमें उधार में कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं होते। हैज दे नीड नॉट मेंटेन मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ती, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि ट्रेड होता ही नहीं है। Now, and trading and profit and loss account. Funds raised by such organization are credited to the capital fund. जो funds यहाँ पे, अब यहाँ पे capital fund नाम दिया गया है। capital fund इसलिए नाम दिया जाता है, कैपिटल फंड इसलिए नाम दिया जाता है, सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए, कैपिटल फंड हमने अभी तक अकाउंट जब बनाते हैं तो हमने कैपिटल एक वर्ड सुना होगा। कैपिटल जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन होता है, शेयर्स के थ्रू होता है, या डिबेंचर्स के थ्रू होता है, या किसी बॉन्ड के थ्रू होते हैं, तो ये कैपिटल कहलाता है। बट जब हम डिफरेंट सोर्सेज से फंड रेज होता है, हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से हमें पैसा मिलता है और उनका डिफरेंट वे होता है, जैसे डोनेशन या फिर चैरिटी या फिर कोई आपका हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक फंड दिया हो आपको, कोई स्पेसिफिक चीजें बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए फंड दिया है, या फिर स्कूल्स के अंदर कोई स्विमिंग पूल बनाने के लिए फंड दिया है, तो वो स्पेसिफिक फंड है। तो ये फंड आपको बेसिकली विदाउट एनी काइंड ऑफ इनकम कंसर्न, किसी इनकम कंसर्न के लिए या प्रॉफिट कंसर्न के लिए नहीं दिया है, ये सिर्फ आपकी सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए दिया है, तो इसको बोलते हैं हम बेसिकली कैपिटल फंड। और ये बेसिकली लायबिलिटी में ही जाता है आपका कैपिटल फंड नाम से, ना कि कैपिटल नाम से। जनरल फंड, स्पेसिफिक फंड, द मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम यूजुअली आर सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मैंने बताया सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम देयर मेंबर्स। जो आप सब्सक्रिप्शन, जैसे जिम खुला है आपके यहाँ पे, तो जिम बेसिकली सोसाइटी के बेनिफिट के लिए चला जाता है। बट आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चालू कर चुके हैं जिसमें प्रॉफिट मोटो होता है, आजकल इसको प्राइवेटाइजेशन बेसिकली हर कोई खोलने लगा है कि जिसमें आप सब्सक्रिप्शन लें और प्रॉफिट कमाएं। बट बेसिकली जो इसका मेन कंसर्न है, जिम्स हैं, आपने वृद्धाश्रम देखे होंगे, स्कूल्स देखे होंगे, टेम्पल्स देखे होंगे, ये सारी इन सब चीजों का बेसिकली यूज है सोसाइटी का बेनिफिट करना है। यहाँ से जो भी फंड रेज होता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोरोना के नाम से बहुत सारे संस्थानों ने फंड अभी डोनेट किया है, तो वो जब सब जिन फंड्स को, जिन लोगों ने फंड डोनेट किया है, बेसिकली वो जो संस्था है वो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, उनका कोई बेसिकली एनजीओज है, वो दे आर नॉट हैविंग प्रॉफिट मोटो। सॉरी। The main aim, objective, keeping records in such an organization is to meet the statutory requirement and help exercising control over utilization of their fund. They also have to prepare financial statement at the end of each accounting period. Usually financial as certain the income, expenditure and the financial position of statutory authority of registered society. जो भी सोसाइटी बनी है, इनका मेन एम होता है, जो भी सोसाइटी बनाई गई हो उसके पास कितना पैसा है, उसके लिए यहाँ पे इनकम, उनकी इनकम कितनी हुई है, नॉट ए प्रॉफिट। हाँ, इनकम कितनी हुई, कितना पैसा उनके पास पड़ा है,
और उनके खर्चे कितने हुए हैं, वो खर्चों के बेसिस पे वो अपना एक स्टेट्यूटरी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इसी के बेसिस पे बैलेंस शीट बनाई जाती है। बट इसका मेन जो कंसर्न होता है वो होता है आपका, इसका जो मेन कंसर्न होता है आपका वो है, वो बेसिकली आपका मेन जो कंसर्न आएगा आपका इसमें, मेन कंसर्न जो आएगा आपका वो आता है सीधे सीधे प्रॉफिट का कंसर्न, इनकम का कंसर्न और एक्सपेंडिचर कंसर्न। इसके बेसिस पे आप बैलेंस शीट बनाते हैं। बट इसका सोर्स जो होता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होता है। कौन होता है इसका जो सोर्स होगा, वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होगा। इज इट क्लियर? इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया होगा जिसमें सबसे पहले प्रोसेस कौन से 3 अकाउंट बनेंगे इसमें, पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल टेम्पल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम मतलब कि वृद्धाश्रम। ऐसे सोसाइटी के सपोर्ट के लिए ये बेसिकली एनजीओ चलाते हैं। एनजीओ का मेन मकसद होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे आपको टेम्पल दिख रहा है, टेम्पल में आप लोग दान देते हैं, तो इस टेम्पल में जो दान मिलता है वो बेसिकली सोसाइटी वेलफेयर के लिए होता है। स्कूल्स में भी बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं, वो भी बच्चों के लिए होता है, बच्चों उससे वेलफेयर होगा, बच्चों का उद्धार होगा, बच्चे आगे बढ़ के कुछ काम करेंगे। हॉस्पिटल्स में डोनेट करते हैं, कैंसर हॉस्पिटल या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी उसके लिए डोनेट करते हैं, क्योंकि उससे बेसिकली लोगों को एक बेसिकली जो उनकी सेफ्टी मिल जाए, उन लोगों को फ्री में इलाज मिल जाए, इसलिए उनको हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। और वृद्धाश्रम, जैसे कि बहुत सारे लोग वृद्धाश्रम बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उन लोगों को कोई स्पेस चाहिए कहीं पे, या फिर कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको स्पेस देने के लिए वृद्धाश्रम को ले जाते हैं, और ये वृद्धाश्रम में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाती है। इज इट क्लियर? नाउ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, such organizations are formed providing service to specific groups of people, large as education, healthcare, recreation, sports, and without any consideration of caste, creed, and color. इसमें जात पात का कोई रोल नहीं है। In sole aims to provide service either free of cost and nominal cost or not earn to profit. इस पे प्रॉफिट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है इसमें, सिर्फ आपका मेन कंसर्न किस चीज का है, इसमें मेन कंसर्न सोसाइटी बेनिफिट का है। These are organized as charitable trust, बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। चैरिटेबल मतलब कि आपकी वो संस्थाएं जो आपकी बेसिकली दान पुण्य के हिसाब से चलाई जाती हैं, जिसमें ट्रस्ट खोला जाता है। कुछ लोगों की एक संस्था खोली जाती है, जैसे स्कूल्स का नाम ले दिया जाए, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो ट्रस्ट के वैसे वैष्णव ट्रस्ट है, ऐसे सराफा ट्रस्ट है, तो ऐसे स्कूल के ट्रस्ट की बेसिस बनाते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग जैसे कुछ समाज के लोग मिलके उस चीज को चलाया जाता है। वो लोग डोनेट करते हैं उनके प्रॉफिट में से निकाल के, और उनकी जो संस्था खुद की प्राइवेट संस्था होंगी उसमें प्रॉफिट जो होगा उसमें से डोनेट किया जाएगा, और उस संस्था को खड़ा किया जाएगा, जिसका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं, सिर्फ संस्था को वेलफेयर देना है। सब्सक्राइबर्स, सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। जो इसको सब्सक्राइब करते हैं वो इसके मेंबर कहलाते हैं। Their affairs usually managed by managing executive committees elected by the members. इसमें इसको जो ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं, जो इसके ऑपरेशनल वर्क जो करते हैं, वो बेसिकली जो टीम इनकी होगी उसमें से लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, वो टीम में से सिलेक्ट करके उसको चलाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम, द मेन सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि चौथा पॉइंट है आपका, जैसे कि डोनेशन, इनके डोनेशन, लीगेसीज, दान पुण्य मिलेंगे, कुछ प्रॉपर्टी हिस्सा लोगों ने अपने जब मरते के समय अपनी सारी प्रॉपर्टी दान करके चले जाते हैं। ग्रांट एड, कुछ लोग एड करके चले जाते हैं। ग्रांट एड मतलब अपनी दान पुण्य कर दिया जाता है, जो भी अभी हमारे पास जो भी चीजें हैं वो हम आपके किसी मंदिर ट्रस्ट को दे दिया जाता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और जो पैसा डोनेशन के रूप में आता है उसको कहीं इन्वेस्ट करके जाता है, उस पर जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, उस इंटरेस्ट से इन संस्था को चलाया जाता है। The fund raised by such organization through various sources are credited capital fund. अब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कहीं से फंड आया, कहीं किसी गवर्नमेंट से फंड मिला, कहीं से बाहर की प्राइवेट संस्था से फंड मिला, तो ऐसे बहुत सारी जो अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड मिलते हैं, तो उनको हम बेसिकली स्पेसिफिक और जनरल फंड का नाम देते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फंड। द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। अब जो भी, अगर आपकी इनकम अगर ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस से, इफ योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस, तो ये इनकम को किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, ये इनकम को और वेलफेयर और संस्था के वेलफेयर के लिए ही रखा जाता है। इट सिंपली एडेड इन द कैपिटल फंड, उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है, मतलब जो इनका कैपिटल फंड है, जो इनकी पूंजी है, उसमें ही इसको डाल दिया जाता है। नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
The net, the not profit organization earn their reputation on the basis of contribution to the welfare. आपने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटल चीजें जो चलती है मार्केट में बहुत सारे सोसाइटी में जो चीजें चलती है मार्केट में, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटल सपोर्ट जो वर्क होता है उसमें आपने देखा होगा कि not for profit organization earn their reputation on the basis of their contribution to the welfare of the society rather than on the customers owner satisfaction. The accounting information provided by such organization is meant for the present and potential contributor. मतलब कि इनका जो होता है, जो जितना ज्यादा वेलफेयर करेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जितनी एनजीओ जितना ज्यादा वेलफेयर करेंगे सोसाइटी का, उस संस्था का उतना नाम होता है। और देखा होगा आपने बहुत सारी संस्था ऐसी है जिसको अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो सारी संस्थाओं को बेसिकली वेलफेयर सोसाइटी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो वो सारी संस्थाएं बेसिकली आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। मैंने एग्जांपल में पहले ही बता दिया कि इन दिस चैप्टर मेन फोकस विल बी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द मेन मीनिंग ऑफ द एनपीओ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज विद द वेलफेयर ऑफ मोटिव। तो इनका मेन मोटो वेलफेयर है। उसमें एग्जांपल्स आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं, देख लीजिएगा। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? इसमें 3 मेजर अकाउंट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। नाउ अब मेरा एक क्वेश्चन है, आज जो मैंने समझाया बेसिकली थ्योरी पार्ट था, अब कल से हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट में आएंगे, जिसमें हम सबसे पहले सब्सक्रिप्शन और रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर्स, इनकम, कैपिटल रेवेन्यू, ये सब चीज समझेंगे। बट सबसे पहले, इज ऑल एक्सपेंसेस आर पेमेंट? क्या सारे पेमेंट एक्सपेंसेस होते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं वो क्या पेमेंट कहलाते हैं? तो इसका आंसर है नो। क्यों नो? देखते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा है एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा है तो क्या वो कैश में पे किया जाता है? नहीं। अगर वो कैश में नहीं पे किया जाता, बट वो एक्सपेंडिचर जरूर है, बट वो पेमेंट नहीं कहलाता, क्योंकि पेमेंट हमेशा कैश में करते हैं। तो जब कैश में नहीं है तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर में लेंगे, बट पेमेंट में नहीं लेंगे। तो डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस बट नॉट ए पेमेंट, बिकॉज ये नॉन कैश है। क्या है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए ऑल एक्सपेंसेस आर नॉट पेमेंट, इज नो। इसका आंसर क्या आएगा? नो। इज ऑल इनकम आर रिसिप्ट्स? क्या सारी इनकम रिसिप्ट्स होती हैं? तो इसका आंसर भी नो है। जैसे कि आपको किसी चीज पे डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट मिला है तो इनकम जरूर हुई है, आपका बेनिफिट जरूर है, बट वो कैश में नहीं आया। तो क्या होगा? कैश में नहीं आया तो वो आपका रिसिप्ट नहीं है। तो इज ऑल इनकम आर रिसिप्ट्स? नो, इज नॉट। इन ऑल इनकम्स आर नॉट रिसिप्ट। इसका आंसर भी नो है। चलिए, ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हैं, इसके बेसिस पे ही हमको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब सबसे पहले समझते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th में, 11th में पढ़ा होगा आपने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक पढ़ा होगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस का मतलब जिस दिन जो खर्चा हुआ है उसी दिन उसको लिखा जाएगा, भले वो कैश मिला है या कैश दिया है, उससे हमको मतलब जिस दिन वो हुआ है उस दिन लिखा जाएगा। कैश बेसिस का मतलब है, एक्रूअल बेसिस का मैंने बताया मतलब जिस दिन जो खर्चा होगा या इनकम होगी उसी दिन उसको लिखना है, उसी दिन उसको लिखना है। और कैश बेसिस का मतलब है कि अगर कैश गया है तो ही लिखना है, भले ही वो खर्चा आज हुआ बट कैश नहीं दिया है आपने तो वो खर्चा नहीं लिखा जाएगा। कैश बेसिस में यही चीज है कि आपको रिसिप्शन पेमेंट में जिस दिन जो खर्चा हुआ है अगर उसमें कैश गया है तो ही लिखना है, कैश नहीं गया है तो नहीं लिखना है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब इसमें खर्चा हो गया है बट हमने दिया नहीं है, दिया नहीं है। तो नहीं दिया है तो क्या ये हमारा बेसिकली कैश एक्सपेंडिचर है? क्या ये रिसिप्शन पेमेंट में आएगा? क्या ये पेमेंट होगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कैश नहीं गया है। क्या नहीं गया? कैश नहीं गया। तो ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है। ये एक्रूअल इसलिए है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो सकता है बट ये रिसिप्शन पेमेंट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर?
आउटस्टैंडिंग में कैश गया ही नहीं है तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में नहीं आएगा, कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, और ये एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तौर पे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि आपकी इससे खर्चे बढ़ रहे हैं, बट अभी खर्चा जो हुआ है वो लिख लिया हमने, बट इसको भुगतान हम भली बाद में करें, उससे कोई लेना देना नहीं। इज इट क्लियर? नाउ definition: accounting method that records revenue expenses when they incurred, हमको जब रिकॉर्ड करने जब वो हुए हैं, regardless of when cash is exchanged, इससे कोई मतलब नहीं कैश कब दिया है कैश कब लिया है, अब जब जिस दिन जो खर्चा हुआ है उस दिन उसको लिखा जाएगा। The term accrual refers to any individual entry recording revenue or expense in the absence of cash transaction। कैश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर मेरी सैलरी, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मुझे किसको सैलरी देनी है, तो वो आज लिखी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आज लिखेगी, बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि इसमें कैश का भुगतान, तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं है, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। कैश एंड एक्रूवल, कैश रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है तो कैश, बट एक्रूवल अर्न हुआ है तो ये अर्न कहलाता है। अगर कैश हमको रेवेन्यू मिला है, कैश रिसीव हो गया, रेवेन्यू रिसीव हुआ है तो ये कैश में लिखा जाएगा, मतलब कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आएगा। बट एक्रूवल में क्या, अर्नड है, मतलब हो गया है बट मिला नहीं है, मिला नहीं है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। एक्सपेंसेस पेड, अगर आपने कैश का भुगतान कर दिया है, कैश पेड, कैश गया, तो ये लिखा जाएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। बट इनकर्ड हो चुका है बट दिया नहीं है, तो ये आपका कहाँ होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में नहीं आएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में नहीं आएगा, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में नहीं लेना है, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेना है। इज इट क्लियर? ये भी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट, कैश बेसिस क्या होता है? Revenue are recognized when cash is received and expenses are recorded when cash is paid। जब पेमेंट हुआ है और कैश रिसीव हुआ है तभी हम इसको लेते हैं कैश बेसिस में। एक्रूवल बेसिस रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न, अर्न मतलब जब ये हमारी इनकम हो गई है हमने तभी लिखना है, बट पैसा मिला है नहीं मिला है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। एक्सपेंसेस जब हमारे इनकर्ड हुए हैं तभी लिख लेना है, अब हमने खर्चा दिया है या नहीं दिया है उससे कोई लेना देना नहीं। ये बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और ये हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का पार्ट। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और बाकी की जो चीजें हैं हम लोग कल देखते हैं, इसका फॉर्मेट मैंने इसमें डाल दिया है, ये फॉर्मेट आप एक बार कॉपी में उतार लेना, इसको कल एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको सेकंड पार्ट में। ये आपका बेसिकली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होता क्या है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बेसिकली it is a summary of कैश बुक। कैश बुक आपका डे बेसिस पे बनाई जाती है, मंथ बेसिस पे बनाई जाती है, और इन सब का समरी, इन सब की समरी हम लोग, जैसे कि आपने जनवरी में सैलरी दी, फरवरी में सैलरी दी, मार्च में सैलरी दी, अब आपने साल भर ऐसे सैलरी दी है, बट आपने कैश बुक में हर महीने की नोट करी है, बट आप जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाएंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाएंगे तो पेमेंट में ये 12 महीने की सैलरी का टोटल करके आप लिखेंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? चलिए आज इसको फिनिश करते हैं, क्लोज करते हैं आज के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।